मैं सीज फायर के बारे में साफ कर देना चाहता हूं। जिस तरह अमेरिका पर्ल हार्बर और 9/11 हमले के बाद युद्ध विराम के लिए तैयार नहीं होता, उसी तरह इजराइल भी हमास के साथ दुश्मनी नहीं खत्म कर सकता। 7 अक्टूबर के भयावह हमलों के बाद युद्ध विराम की बात करना हमास के सामने आत्मसमर्पण करने जैसा है। यह नहीं होगा। ये बातें कह रहे हैं बेंजामिन नेतन्याहू। 30 अक्टूबर 2023 को इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने बेहद सख्त लहजे में ये तमाम बातें कही हैं। 22 नवंबर 2023 को इजराइल की कैबिनेट ने बंधकों की रिहाई के बदले 4 दिनों के सीज फायर को मंजूरी दे दी है। 22 दिनों में ऐसा क्या बदल गया कि सीज फायर को सरेंडर बताने वाले नेतन्याहू इसके लिए राजी हो गए? इस एक्सप्लेनर में पर्दे के पीछे की कहानी आपको बताते हैं। इजराइल के पीएमओ की तरफ से जारी बयान के मुताबिक 50 बंधकों को रिहा किए जाने के बदले 4 दिन के सीज फायर की डील हुई है। रोज 12-13 बंधकों को ग्रुप में रिहा किया जाएगा। हर 10 बंधकों के ग्रुप की रिहाई के बदले इजराइल 1 दिन का सीज फायर बढ़ाएगा। हमास जिन्हें रिहा कर रहा है उनमें 30 बच्चे, 8 माएं, 12 अन्य महिलाएं हैं। इस डील के तहत इजराइल भी 150 फिलिस्तीनी कैदियों को रिहा करेगा। इनमें भी महिलाओं और बच्चों को ही प्राथमिकता मिलेगी। हमास ने बताया कि समझौते के तहत इजराइल दक्षिणी गजा के ऊपर 6 घंटे के लिए सर्विलांस ड्रोन्स की उड़ानें भी रोकेगा। सुबह 10 से शाम 4 बजे तक ये ड्रोन सिर्फ उत्तरी गजा में ही उड़ेंगे। इस समझौते के तहत राहत सामग्री और दवाइयां लेकर आने वाले सैकड़ों ट्रकों को गजा में दाखिल होने की अनुमति दी जाएगी। ईंधन को भी आने दिया जाएगा। सीज फायर के दौरान इजराइल गजा में न ही कोई हमला करेगा और न ही किसी की गिरफ्तारी करेगा। अमेरिकी अधिकारियों का कहना है कि इस डील के तहत कम से कम 3 अमेरिकी बंधक रिहा होंगे, जिनमें एक 4 साल की बच्ची भी है। अब आपको बताते हैं इनकार से इकरार तक की पूरी कहानी। सीज फायर डील कैसे परवान चढ़ी। 14 नवंबर 2023 को इजराइल की राजधानी तेल अवीव में इजरायली कैबिनेट बैठक चल रही थी। मुद्दा था गजा में इजरायली बंधकों की रिहाई। इसमें मिडिल ईस्ट में व्हाइट हाउस के कोऑर्डिनेटर बेट मैकगर्ग भी थे। एक रिपोर्ट के मुताबिक बैठक में सीज फायर के मसौदे को लेकर इजरायली नेताओं में कहासुनी हुई और हालात तनावपूर्ण हो गए। इससे नाराज ब्रेट मैकगर्ग बैठक से तुरंत बाहर आ गए। जैसे ही वो बाहर निकले, उनके पीछे से तेजी से दौड़ते हुए इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू पहुंचे और उन्होंने मैकगर्ग का कंधा पकड़कर रोका और कहा कि हमें इस डील की सख्त जरूरत है। बात इसलिए बिगड़ी थी क्योंकि सुबह ही नेतन्याहू ने अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन को फोन कर अपनी तरफ से कंफर्म कर दिया था कि वो बंधकों को छुड़ाने के लिए हमास से समझौता करने के लिए तैयार है। लेकिन बैठक में यह होता नहीं दिख रहा था। अमेरिका कतर की मदद से हमास को काफी दिनों से सीज फायर के समझौते के लिए मनाने का प्रयास कर रहा था। कई दिनों से इनकार कर रहे हमास ने 12 नवंबर को इजरायली बंधकों की जानकारी देने की हामी भर दी थी। डिटेल आने के बाद तय किया गया कि 50 बंधकों को रिहा किया जा सकेगा। रिपोर्ट के मुताबिक डील सही दिशा में रही थी। कतर इसमें मुख्य भूमिका निभा रहा था। कतर वो देश है जिसकी राजधानी दोहा में हमास का पॉलिटिकल ऑफिस है। कतर में बैठकर ही हमास का मुखिया अपनी गतिविधियां चलाता है। सब सही चल रहा था। इस बीच हमास ने कहा कि वो इस डील पर आगे नहीं बढ़ेगा। उसने इजरायली सेना यानी आईडीएफ को गजा के अल शिफा अस्पताल से हटाए जाने की डिमांड की। उधर आईडीएफ ने ये इनकार कर दिया इस बात से और ये कहा कि हम अस्पताल चालू रखेंगे लेकिन इसे छोड़ेंगे नहीं। इस विवाद के बीच वार्ता फिर से शुरू हुई। 14 नवंबर को अमेरिका के राष्ट्रपति सैन फ्रांसिस्को में चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ एक शिखर सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे, लेकिन उनके माइंड में, उनके दिमाग में हमास इजराइल डील थी। शिखर सम्मेलन के दौरान ही जो बाइडेन ने कतर के अमीर तमीम बिन हमद अल थानी को फोन किया और कहा कि आपने जो समय मांगा था वो खत्म हो गया। अमीर ने बाइडेन को भरोसा दिया कि आप चिंता न करें, मैं डील सफल करने के लिए सारे प्रयास करूंगा। इसके अगले दिन मैकगर्ग ने कतर की राजधानी दोहा में फाइनल डील का मसौदा जांचा, जो लगभग 6 पॉइंट्स में था। इसमें यह लिखा था कि कितने बच्चे और महिलाओं को रिहा किया जाएगा। इस बैठक में अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA के डायरेक्टर बिल बर्न को फोन पर ही कनेक्ट रखा गया। इसके बाद इजराइल की कैबिनेट ने मामूली बदलाव के बाद समझौते को मंजूरी दे दी। फिर यह समझौता आखिरी बार हमास को दिया गया। कतर के अमीर ने हमास से कहा कि यह फाइनल ऑफर है। इसके बाद मंगलवार 21 नवंबर को हमास ने भी इस पर हामी भर दी। 7 अक्टूबर को हमास ने इजराइल पर बर्बर हमला किया था। इसके फौरन बाद इजराइल ने आक्रामक पलटवार किया था। तभी से समझौते पर बातचीत के प्रयास शुरू हो गए थे, लेकिन इस पर जमीनी काम कुछ हफ्ते बाद शुरू हुआ। अमेरिका ने पहले बातचीत का एक पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया। अमेरिका ने बातचीत के जरिए अपने 2 नागरिकों नताली और जूडिथ रानन की 23 अक्टूबर को सफल रिहाई भी करवाई। जैसे ही दोनों माँ बेटी ने गजा पार किया, अमेरिका को भरोसा हो गया कि हमास और इजराइल के बीच बातचीत हो सकती है। इसके लिए उसने कतर को चुना क्योंकि हमास पर कतर की पकड़ है।
इसके बाद अमेरिका के राष्ट्रपति ने कतर के अमीर से कहा कि वो हमास से बात करें। बाइडेन ने नेतन्याहू से बात की और दोनों के बीच कई बार फोन कॉल हुए। कतर के प्रधानमंत्री मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान अल थानी ने हमास के मुखिया नेता इस्माइल हानिया से सीधे बात की। इस तरह से बात बढ़ती गई और ये डील धरातल पर आई। अब सवाल उठता है कि 22 दिन पहले तक सीज फायर से साफ इनकार कर रहा इजराइल कैसे तैयार हो गया। इसके पीछे भी कुछ बड़ी वजह है। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू पर शुरू से ही दबाव था कि वो किसी भी तरह से बंधकों को छुड़ा लें, लेकिन नेतन्याहू की ओर से इस पर कोई गंभीरता नजर नहीं आई। 16 अक्टूबर को नेतन्याहू ने बंधकों के परिजनों से पहली बार मुलाकात की थी, जबकि वो 7 अक्टूबर से हमास की कैद में है। 3 नवंबर को तेल अवीव में एक प्रदर्शन में परिजनों ने आरोप लगाया कि बंधकों को छुड़ाने का मामला कैबिनेट में सबसे ऊपर होना चाहिए, लेकिन सरकार ने ऐसा नहीं किया है। 18 नवंबर को करीब 30,000 प्रदर्शनकारी तेल अवीव से यरूशलेम पैदल पहुंचे थे। बंधकों ने पीएम ऑफिस के बाहर प्रदर्शन किया। इजराइल ने शुरुआत में बंधकों को रिहा कराने के लिए बातचीत के बजाय आक्रामक रुख अपनाया था। उसे उम्मीद थी कि सैन्य अभियान के जरिए वो बंधकों को छुड़ा लेंगे। 7 अक्टूबर के हमले के बाद से ही इजराइल ने जवाबी कार्रवाई शुरू कर दी थी। 27 अक्टूबर को इजराइल ने गजा में जमीनी आक्रमण भी शुरू किया। चप्पे चप्पे को छान मारा। अल शिफा अस्पताल से लेकर दूसरी इमारतों तक को छान मारा, लेकिन बंधकों का पता नहीं चल पाया। वहीं 21 नवंबर को ब्रिक्स देशों के वर्चुअल सम्मेलन में अपील की गई कि गजा में फौरन सीज फायर लागू किया जाए। यूनाइटेड नेशंस से भी प्रस्ताव पारित किया जा चुका है। इजराइल की तरफ से जारी एक बयान में कहा गया कि सरकार आईडीएफ और सुरक्षा सेवाएं युद्ध जारी रखेंगी ताकि हमास को पूरी तरह खत्म किया जा सके। ये सुनिश्चित किया जा सके कि गजा से इजराइल को फिर कभी कोई खतरा ना हो, यानी वो सीज फायर खत्म होने के बाद जंग रोकने के मूड में नहीं है। 7 अक्टूबर से ही इजराइल लगातार जंग में है। पहले हवाई हमले करता रहा और उसके बाद 27 अक्टूबर के ग्राउंड ऑपरेशन चल रहा है। पिछले 6 हफ्तों से लगातार जारी जंग के बीच 4-5 दिनों का ब्रेक तैयारियों को रिफ्रेश कर सकता है, यानी इस दौरान वो अपनी स्ट्रैटेजी पर रीथिंक कर सकता है। हथियार और गोला बारूद के स्टॉक को भी रीफिल कर सकता है। हमास क्यों माना है और इजराइल क्यों माना है, इन दोनों के पीछे की वजह तो हमने आपको बताई। कई ऐसी वजह हैं जो स्पष्टता सामने नहीं आती। कूटनीति के नज़रिए से, या आप कूटनीति के आप तो युद्ध नीति के नज़रिए से इसको समझना ज़्यादा बेहतर है। हमास को अपनी स्थिति पता है। जिस तरीके से इजराइल ने हमला किया है, जो इजराइल की शक्ति है, जो अंतर्राष्ट्रीय दबाव है, अमेरिका जिस तरीके से इजराइल के साथ खड़ा हुआ है, अरब देशों से भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट नहीं है। उनका एक समर्थन मिलता है, बयानों के जरिए मिलता हो सकता है, हथियारों के लिहाज से भी कुछ समर्थन मिल रहा हो, जो स्पष्टता सामने नहीं आता है। इसके बावजूद चुनौती बहुत बड़ी है। हमास का टिकना आसान नहीं है। तो इन 4 दिनों का इस्तेमाल, या ये 10-10 बंधकों को छोड़ने की जो खेप होगी, इसमें दिन आगे बढ़ते जाएंगे। बाकी के बंधक अगर 10 भेजे जाएंगे तो फिर एक दिन बढ़ा दिया जाएगा। तो अगर इस समय को बाय करता है हमास, तो उसकी स्ट्रैटेजी क्या हो सकती है? क्या वो युद्ध की और ज़्यादा भीषण तैयारी कर सकता है? क्या फिलिस्तीनी लोगों को भी सुरक्षित स्थानों पर भेजने की तैयारी की जाएगी? लेकिन ऐसा हमास की तरफ से इसलिए नहीं किया जाएगा क्योंकि अभी तक मानव ढाल के तौर पर उसके लिए ये सब काम करते रहे, तो वो कभी नहीं चाहेगा कि ऐसा हो। हमास की रणनीति या तो भागने की भी हो सकती है या युद्ध को और तेज करने की हो सकती है। कहना बड़ा मुश्किल है, लेकिन फिलहाल इजराइल का कॉन्फिडेंस ये दिखा रहा है कि उसने अपनी एक मजबूत पकड़ बना रखी है और बंधकों की रिहाई के बाद वो अपने युद्ध को फिर से शुरू करेगा। इस बीच में ज़्यादा महत्वपूर्ण यही लगता है हमास के नज़रिए से कि शायद हमास यहाँ से निकलने या भागने का प्रयास करें, हमास के जो आतंकी है, या फिर इस युद्ध को पूरी तरह ख़त्म करने का वो प्रयास करें। ये सारी स्थितियाँ बनी हुई हैं, लेकिन इस सब के बीच में बंधक पहले दिन से, मैंने आपको बताया, पहले दिन से सबसे बड़ा सवाल रहेगा अमेरिका के सामने भी, और इजराइल के जो अंदरूनी हालात आप देख रहे हैं, जो दबाव बन रहा है प्रधानमंत्री नेतन्याहू पर, वहाँ भी इन बंधकों की रिहाई महत्वपूर्ण विषय। दूसरा, मासूमों की जान जाना। खासतौर पर अब पहले तो जो कुछ इजराइल में हुआ उसकी घोर निंदा हुई, लेकिन उसके बाद लगातार गजा में जो इतनी डेंस आबादी वाला इलाका है, वहाँ पर लगातार बमबारी हो रही। कई मासूमों के, हज़ारों की तादाद में मासूम बच्चे और महिलाएं और तमाम वो लोग जो युद्ध में शामिल नहीं, वो मारे जा चुके हैं। इसका भी एक विरोध हो रहा है। तो युद्ध का अंत करना भी एक महत्वपूर्ण विषय है। अब देखना होगा कि ये जो कैप मिलेगा, इसमें किस तरह के प्रयास होते हैं।